नमस्कार। मैं हूं विक्रांत यादव और आप देख रहे हैं आप अपना चैनल द स्वतंत्र। आज शनिवार का दिन है, छुट्टी का दिन है। क्या सोने चांदी में पूरे एक हफ्ते एक महीने में चला? क्यों एक महीने से सोने पर लगभग ब्रेक सा लग गया है और पिछले हफ्ते में वो ब्रेक टूटता हुआ भी नजर आया। बाजार में क्या नई खबर चल रही है और अगला आने वाला सप्ताह किस तरीके से होगा? क्या सोने चांदी बाजार में नई हलचल देखने को मिलेगी? इन्हीं सब चीजों को समझते हैं वित्तीय विश्लेषक विशेषज्ञ डॉक्टर शरद कोहली जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शरद सर, नमस्कार। नमस्कार विक्रांत, आपको द स्वतंत्र और शरद कोहली ऑफिशियल के सभी फॉलोअर्स व्यूअर्स सब्सक्राइबर्स को मेरा अभिवादन। मैं तो चल रहा हूं पर सोने चांदी की कीमतें नहीं चल रही। हाँ सर, तो पहला सवाल यही जानना चाहता हूँ सर कि एक महीने से ऐसा लग रहा है कि एकदम सोना चांदी जहां था वहीं रुका हुआ है। क्या कारण है सर, इतना सब होने के बावजूद ना ज्यादा गिरता है ना ज्यादा भागता है? आई थिंक कंसोलिडेशन फेस है विक्रांत, और रसाकशी का खेल होता है, एक टग ऑफ वॉर कहते हैं उसको अंग्रेजी में। उसमें एक टीम एक तरफ से रस्सी पकड़ लेती है, दूसरी टीम दूसरी तरफ से पकड़ लेती है, बीच में एक लाइन खींच दी जाती है। जिसकी ताकत ज्यादा होती है वो लाइन को पार कर लेती है, दूसरी टीम को विजयी घोषित कर दिया जाता है। पर इसमें दोनों तरफ के फैक्टर्स, ऐसा लगता है यहाँ पर बराबर की, जब दोनों तरफ की शक्तियां बराबर होती हैं तो रस्सी ना ये लाइन पार कर पाती ना वो लाइन पार कर पाती, दोनों टीम। तो ऐसे ही चल रहा है कि ना फैक्टर्स इधर वाले ऊपर ले जा पा रहे हैं, ना नीचे ले जाने वाले ज्यादा नीचे ले जा पा रहे हैं। तो एक इसको हम सिचुएशन ऑफ इक्विलिब्रियम कहते हैं। एक तरह से इक्विलिब्रियम बना हुआ है, और इक्विलिब्रियम का यहाँ पर मतलब होता है कि जितने जितनी ताकत ऊपर ले जाने वाले फैक्टर्स में है, उतनी ही ताकत नीचे ले जाने वाले फैक्टर्स में भी है। या इसको उल्टा बोलूं, अगर जितनी ताकत नीचे ले जाने वाले फैक्टर्स में उतनी ऊपर ले जाने वाले में भी है। तो इस कारण से आपको एक एक बैलेंस बना दिख रहा है। इसको हम वैसे टेक्निकल भाषा में हम कंसोलिडेशन कहते हैं विक्रांत। जी। कंसोलिडेशन का मतलब है कि एक एक जगह जाके 1 लाख, अब अगर भारतीय रुपए में बात करूं, 1,40,000 1,45,000 के बीच में आके ये फ्रीज हो गया है। मैंने सुबह सुबह आज शरद कोहली ऑफिशियल पे एक छोटा सा वीडियो डाला, जहां मैंने कहा कि एक तरह से अड्डा बन गया है ये। हाँ। 1,40,000 1,45,000 का अड्डा बना लिया है, वहीं पर ये रुका हुआ है। और अगर हम दोनों जो रसाकशी का मैंने खेल बताया, जो मैंने आपको टग ऑफ वॉर बताया, अगर हम दोनों एक्टर्स को लें के वो कौन से टीम मेंबर्स हैं दोनों तरफ, जो हाँ। कि एक इधर खींचता है, एक ऊपर ऊपर को खींचता है, एक नीचे को खींचता है। तो ऊपर को खींचने वाले की पहले बात करते हैं, पहले हमेशा पॉजिटिव बात करनी चाहिए। तो ऊपर को जो खींचने वाले फैक्टर्स हैं उनमें सेंट्रल बैंक्स की बाइंग है, और आने वाले समय में निवेशकों का भरोसा है। ईटीएफ्स की बाइंग है, ये भी बहुत बड़ा एक फैक्टर है। ईटीएफ्स लगातार सपोर्ट कर रहे हैं। और एक चीज जो कोई नोट नहीं कर रहा है, वो मैं जी। जरूर कहना चाहूंगा यहाँ पर, जी। कि जियोपॉलिटिकल टेंशंस, क्योंकि जब से ये सोना 28 जनवरी को गिरना, 29 जनवरी को गिरना शुरू हुआ, और ईरान अमेरिका इजराइल युद्ध के बाद 28 फरवरी के बाद और गिरा, हम्म। तो लोग ये बात कहने लगे कि भाई, आप तो बोलते थे कि जियोपॉलिटिकल टेंशन जब होती हैं, मैं क्या, सभी लोग बोलते थे कि भाई जब जियोपॉलिटिकल टेंशन होती है तो सोने को ऊपर जाना चाहिए, क्योंकि ये तो मुसीबत का समय होता है, इसको अशांति पसंद है, इसको इंस्टेबिलिटी पसंद है। तो ये सिद्धांत गलत नहीं है। ये जो आपको ठहराव दिख रहा है कीमतों में, अगर जियोपॉलिटिकल टेंशंस ना होती, जिस प्रकार से हमने बढ़ती हुई देखी हैं पोलैंड के बॉर्डर पर, आपको इजिप्ट पर सुएज कैनाल में टेंशन बढ़ती हुई दिख रही है, आपको बाबल मंदेब के आसपास टेंशन बढ़ती हुई दिख रही है, वहां टोल लगाने की बात की जा रही है। तो जिस प्रकार से ये टेंशंस बढ़ रही हैं, ये टेंशंस इस तरफ इशारा कर रही हैं कि ये ऊपर की तरफ इसको इसको रुकने में मदद करती हैं। हाँ। इनका हमें कोई इसका एक डायरेक्ट, जैसे हम बॉन्ड यील्ड की बात करते हैं, डॉलर इंडेक्स की बात करते हैं, कभी इतनी घटी तो सोने में इतनी कमी आई, हम्म। ठीक है, बॉन्ड यील्ड इतनी गई तो इतनी कमी आई, डॉलर इंडेक्स इतनी हुई तो उसमें इतनी इतनी कमी आई। ये आप लगातार देखते होंगे। पर ये जियोपॉलिटिकल टेंशन जो है ये सब्जेक्टिव होती हैं। ऐसा नहीं कि 4 मिसाइल चली तो सोने की कीमत इतनी चढ़ेगी, 2 ड्रोन गिरे तो इतनी चढ़ेगी, ऐसा नहीं होता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा सोने चांदी की कीमतों के लिहाज से फैक्टर रहा है, जिसने सोने चांदी को सपोर्ट दिया। अगर हम नीचे वाली बात करें, तो नीचे वाले में हम लगातार बात करते ही रहते हैं। क्रूड ऑयल के दाम है जो इस समय भी $90 के से थोड़ा ही कम है, बॉन्ड यील्ड्स हैं, और डॉलर इंडेक्स है, डीएक्सवाई जिसको कहते हैं,
डॉलर में सबसे बड़ा जो फैक्टर मुझे नजर आता है विक्रांत, वो है डॉलर का फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स का डेरिवेटिव फॉरेक्स मार्केट में बिल्ड होना। जिस प्रकार से डॉलर पर ऊपर की तरफ एक पंप किया जा रहा है, इसको दाव लगाया जा रहा है, इसको महंगा रखने की कोशिश की जा रही है, उसमें साफ दिखाई दे रहा है कि डॉलर की जो इंट्रिंसिक स्ट्रेंथ है इतनी नहीं है, बिल्कुल। पर उसको जानबूझकर ऊपर रखने की। तो ये चार पांच फैक्टर्स हैं, चार फैक्टर्स के करीब हैं जो सोने को, कुछ अमेरिकी सरकार में ये भी मानता हूं कि इसको अभी फिलहाल इस पोजीशन में है कि वो सोने की कीमतों पर दबाव बनाने में कामयाब हो रहे हैं। मैं ये इस बात को स्वीकार करूंगा कि उनकी वहां पर जो स्ट्रैटेजी चल रहे हैं, क्योंकि सोना उनको डॉलर के बदले में एक मेजर ऑफ वैल्यू नजर आ रहा है, तो उनके मन में थोड़ी इनसिक्योरिटी है कि हमारा जो डॉलर है वो सोना उसको उखाड़ फेंक सकता है, सोना उसका उसकी जगह ले सकता है। तो ये फैक्टर्स हैं जो ऊपर और नीचे खींच रहे हैं। और अच्छी बात यह है कि जो ऊपर खींचने वाले फैक्टर्स हैं, हालांकि नीचे खींचने वाले फैक्टर्स बहुत कंटेम्प्रेरी हैं और ये बिल्कुल हमारे सामने, पर ऊपर खींचने वाले फैक्टर्स लंबे वक्त के हैं, हाँ। पर वो भी उतने ही ताकतवर साबित हो रहे हैं। इसलिए आपको ये 1,40,000 1,45,000 रुपए, या अगर मैं डॉलर में बात करूं तो $4,000 या $3,975 से लेके लगभग 4,150 या $4,200 के बीच में एक रेंज बाउंड मूवमेंट इसको कहते हैं। मार्केट की भाषा में इसको इसको कंसोलिडेशन भी कहते हैं। जो $5,600 से यहां तक की जर्नी थी उसको करेक्शन कहते हैं, जी। ये लोग नोट करें। और जो रेंज बाउंड मूवमेंट है, तो जब जब इनमें से आप देखिए, रसाकशी का जब खेल होता है, भले ही दोनों टीम बराबर की ताकत की हो, ध्यान दीजिएगा इस पर, हाँ। तो ऐसा फिर भी नहीं होता कि वो एक जगह खड़ी रहती हैं। हाँ। आपको वो आगे पीछे आती हुई देखेंगे, अगर आप किसी ने देखा हो ये खेल, मैंने खूब देखा है, अगर आपको याद हो तो मतलब उसमें आगे पीछे ऐसा लगेगा जैसे ये आगे निकलेगा, कभी तो ऐसा लगता है 1,40,000 तोड़ेगा, फिर लगता है 1,45,000 तोड़ेगा, तो कभी लगता है एक टीम लाइन क्रॉस कर जाएगी, खींचते फिर दूसरी तरफ से प्रेशर आ जाता है। तो बिल्कुल एग्जैक्टली टग ऑफ वॉर ये चल रहा है। और इस टग ऑफ वॉर में इस टाइम ये फंसा हुआ है। अब अल्टीमेटली जो फैक्टर्स, शॉर्ट टर्म की बात कर रहा हूँ, शॉर्ट टू मिड टर्म मतलब मैं 2-4 महीने की बात कर रहा हूँ, अगर जो भी फैक्टर्स हैवी हो जाते हैं वो इसको कुछ टाइम के लिए उधर की तरफ ले जाएंगे। पर लॉन्ग टर्म आउटलुक विक्रांत, हाँ। वो जस की तस है, बरकरार है। जो मैं लगातार कहता रहता हूँ वो मैं आज भी उस पे अपनी बात पर जमा हुआ हूँ। यानी लॉन्ग टर्म में सर जो रस्सा कस्सी का खेल चल रहा है, तो जो ऊपर ले जाने वाले फैक्टर हैं आखिर में उन्हीं का जीतना तय है। ज्यादा दिन तक इसे क्योंकि इसकी इसका कारण आगे। है, हाँ जी। इसका कारण है, दो मुख्य कारण है। एक तो जो आर्टिफिशियली डॉलर को ऊपर रखने की कोशिश की जा रही है, वो कोशिश ज्यादा दिन तक कामयाब नहीं रहेगी। दूसरा इसमें फैक्टर ये है कि अमेरिका में महंगाई को नीचे लाना ही पड़ेगा, और महंगाई नीचे आएगी तो फेड के रेट्स फ्रेंडली होंगे। फेड के रेट के फैक्टर भी मैं शायद मिस हो गया मुझसे कहना, कि फेड जो इसको नीचे ले जाने वाले फैक्टर्स में फेड के रेट्स का अभी 3.5 4 अमेरिका में बने रहना एक फैक्टर है। और आप कह सकते हैं फैक्टर नीचे की तरफ क्यों नहीं, क्योंकि अभी महंगाई है तो नीचे की तरफ आने के तो चांस ही नहीं लग रहे हैं मुझे, तो इसलिए मैं नीचे की तरफ वाले फैक्टर में उसको बात ही नहीं कर रहा हूं। अभी मैं इसको उस टीम में डाल रहा हूं जो कि ऊपर ले जाने वाली टीम है। तो सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो डी डॉलराइजेशन, मुझे लगता है कि ये जो फैक्टर है लॉन्ग टर्म में ये लगभग तय लग रहा है। इसका जो समय निश्चित करना बहुत कठिन है कि कब डी डॉलराइजेशन शुरू होगी। तो वो, और सेंट्रल बैंक की बाइंग्स लगातार जारी है। दो बड़े बड़े फैक्टर्स हैं जो कि लंबे वक्त के फैक्टर्स हैं, जो कि मुझे लग रहा है इसको अल्टीमेटली ये टग ऑफ वॉर ऊपर वाला ही जीतेगा, नीचे खींचने वाले को हारना पड़ेगा। समय लग सकता है, टग ऑफ वॉर लंबा चलेगा, हाँ। 2 से 5 साल का, बीच बीच में काफी उतार चढ़ाव दिखाई देंगे, बीच बीच में आपको गिरावट भी दिख सकती है। मैं पहले ही बात कह देता हूं कि अगर आपको 1,25,000 1,20,000 1,30,000 का भाव भी दिखाई देता है तो इससे घबराना नहीं चाहिए। ये एक टेम्परेरी फेस होगा, और ये हो सकता है कि एक मौका दे लोगों को इस प्राइस पे भी एंटर करने का। और हालांकि मैं कह रहा हूं ऐसा हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा होगा, बिल्कुल। ऐसा हो सकता है क्योंकि, और ये मैं बहुत जोर दे के कहना चाहूंगा कि सोने जैसी एसेट क्लास का, चांदी जैसी एसेट क्लास का बॉटम पता लगाना और टॉप पता लगाना बहुत कठिन काम। कोई भी व्यक्ति अगर ये कोशिश करता है तो मैं समझता हूँ वो कोशिश हवा में तीर मारने वाली बात होती है। इसका बॉटम पता लगाना कठिन होता है, तो हम एक अनुमानित एनालिसिस जरूर कर सकते हैं। सर आजकल एक चीज, हालांकि मैं इससे मुझे बड़ी आपत्ति रहती है, आप भी हालांकि हमेशा मैंने देखा है कि कभी
चांदी सोने के रेट को लेकर कोई कयास नहीं लगाते। लेकिन अचानक से बड़ी भीड़ आ गई है सोशल मीडिया पर, जो वीडियो इस तरीके के आते हैं कि सोना जाएगा 1 लाख रुपए, चांदी दिवाली तक हो जाएगी 7 लाख रुपए। ये सब क्या है सर? ये केवल क्लिकबेट है, केवल व्यूज है, या लोगों को भरमाने की एक साजिश भी चलती रहती है सोशल मीडिया पर? देखिए, ये बात जो मैंने अभी बोली है कि आप इसका बॉटम टॉप पता नहीं लगा सकते और हाँ, इसकी कीमत को प्रेडिक्ट करना ठीक नहीं है। आप एक एक ट्रेंड एनालिसिस करा जा सकता है, हाँ, जो कि मैं निरंतर करता हूं। हम ट्रेंड एनालिसिस करते हैं कि ट्रेंड किस तरफ है, कौन से फैक्टर्स काम कर रहे हैं। आपने जो बात कही कि क्योंकि देखिए, क्यों सोने चांदी पर इतने ये आते हैं जो थंबनेल्स दिखाई देते हैं, जो दिखता है वो बिकता है। हाँ। क्योंकि मुझे तो कुछ दिन पहले मेरा जो शरद कोहली ऑफिशियल चैनल है, शायद आपको मैं बात बताई नहीं, कि जी किसी ने मेरे चैनल को, मेरे वीडियोस को लेके कॉपी करना शुरू कर दिया। और सर, मैंने टुडेज भी गोल्ड देखा वो। रेट नाम। मैंने भी देखा, मैं हाँ, आज आपको बताने वाला था, कल शाम को ही मैं उसे रात को, देर रात को देखा हाँ। मैंने। हाँ, तो टुडेज गोल्ड रेट करके कोई हाँ, चैनल बनाया, और भी एक दो मेरी बातों को उठा के उन्होंने वहां डाले। फिर खैर मेरी टीम ने गूगल को कंप्लेंट डाली हुई है। कुछ वीडियोस को हटाया भी गया, पर वो अब टीम, अब ये उनके लिए एक और काम बढ़ गया है कि पहले ये सर्च करें कि कहाँ मेरे बोले हुए डुप्लीकेट वीडियोस जो हैं वो चल रहे हैं, जो लोग चैनल बना बना के, और बाकायदा उसमें कुछ चैनल मोनेटाइज भी हो चुके हैं। हाँ। आप सोचिए ओ। कि मेरे बनाए हुए वीडियोस के, जो टुडेज गोल्ड रेट मोनेटाइज चैनल है, हमने उसकी फॉर्मल कंप्लेंट दाखिल की हुई है। खैर, तो मतलब क्लिक बेट तो है ही। आपको देखिए, जब पहली बात तो गोल्ड सिल्वर के बारे में लोग पिछले 2-3 साल से इतने आदी हो गए थे कि अभी भी वो सुनना चाहते हैं, और उनको आगे उम्मीद है इसके ऊपर, जो वो सुनना चाहते हैं। तो इसलिए चांदी दिवाली तक इतने लाख, ये इतने लाख, ये नीचे चांदी धड़ाम, चांदी ऊपर, सोना ऊपर, चांदी ऊपर, इस टाइप के आपको अनेकों वीडियोस मिलेंगे। बिल्कुल, तो आपने ठीक शब्द बोला, ये क्लिक बेट्स हैं। आपको आपको आपकी उंगली उस पर दब जाए और आप उसको देखेंगे, भाई ऐसा क्या बताने वाले हैं ये इसमें। पूरा वीडियो शायद पता नहीं लोग देखते होंगे कि नहीं देखते होंगे। ऐसे वीडियो का वॉच टाइम कितना है ये देखना होगा, क्योंकि जब कई दफे खोदा पहाड़ निकली चूहा हो जाता है, क्योंकि आप ऐसे वीडियोस को खोलते हैं तो अंदर उसके इतना कुछ होता नहीं। आपने एक बात अच्छी कही कि क्या ये लोगों को भरमाने वाले हैं, ये बात बहुत जरूरी है। क्योंकि ऐसे वीडियोस को देख के मुझे दुख की बात जब होती है, ये वीडियो क्लिक बेट है, मुझे कोई हैरानी नहीं है, लोग अपने व्यूज बढ़ाने के लिए। नुकसान हो एंड जाता। इट इज डायरेक्टली डन फॉर कमर्शियल पर्पसेस। पर अगर ये जो भरमाने वाली बात, क्योंकि अगर ऐसे वीडियो देख के कोई व्यक्ति अपने खून पसीने की कमाई विक्रांत लगा देता हाँ, है पैसा, वो बहुत ही खतरनाक काम है और बहुत गलत काम है, अनएथिकल काम है मुझे लग रहा है, जो अपने चंद व्यूज लेने के लिए किसी व्यक्ति को उकसाकर उसका पैसा लगवा देता है, ये कह के कि दिवाली तक चांदी 7 लाख। मैं कहता हूँ भले ही हो जाए 7 लाख, हाँ, पर किसी ने लगा दिया और नहीं हुई, तो उसका तो बेचारे का पैसा फंस गया। हाँ। तो इसलिए वो चीज मुझे लग रहा है कि ठीक नहीं है, और वो गलत है। और अभी विक्रांत, गोल्ड लोन को लेके भी एक खबर आई जो मैं यहाँ जिक्र करना चाहूंगा। 94% गोल्ड लोन्स में ईयर हाँ, ऑन ईयर बढ़ोतरी देखी गई है। और मैं आपको ये भी बता दूं, क्योंकि ये शरद कोहली ऑफिशियल और स्वतंत्र का एक तरह से हाँ, जॉइंट वीडियो होता है, तो मैं ये भी बता दूं कि आज से, यानी 1 अगस्त से, जो मेरी अपनी टीम है, जो मेरे साथ रिसर्च पे काम करती है, सोशल मीडिया पे उसमें से कुछ लोग काम करते हैं, तो आज से आपको शरद कोहली ऑफिशियल पे, जिसका आप चाहें तो हाँ, आप भी बढ़ा सकते हैं। हम इसकी जो कंटेंट की वॉल्यूम बढ़ाने जा रहे हैं। हाँ। यानी कि अब आपको ऐसा नहीं कि एक वीडियो दिन में आया, फिर आपको बीच में कोई घटना घटी तो आपको अगले दिन तक इंतजार करना पड़ेगा। तो आपको हो सकता है एक से ज्यादा एनालिसिस आए। और मैं एक और चीज आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो शायद आप भी जी। इसमें जुड़ना चाहें या किसी प्रकार से, मुझे नहीं पता, हम इसके बारे में बात कर सकते हैं कि, और हम अच्छी बात है इसको ऑन एयर कर रहे हैं, हाँ, जिससे सब कुछ ट्रांसपेरेंट है, कि पर्सनल फाइनेंस के ऊपर मैं एक सीरीज जो है वो शुरू करने जा रहा हूँ, शायद सोमवार से आपको, जहां पर छोटे छोटे आपके अपनी घर की जो पैसे की मैनेजमेंट है, कब गाड़ी लेनी चाहिए, लग्जरी कार, जब बच्चे कहने लगे पापा गाड़ी पुरानी हो गई, बड़ी ले लो, मेरे दोस्त ने ये वाली ले ली है, मर्सिडीज ले ली, BMW ले ली, पापा क्रेडिट कार्ड आप अमेरिकन एक्सप्रेस का ले लो, उसमें लाउंज एक्सेस मिल जाता है। तो ये छोटी छोटी चीजें आपको पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड, बैंक अकाउंट कितने होने चाहिए, तो ये पर्सनल फाइनेंस सीरीज एक शुरू इसमें होने जा रही है। बेसिकली आज से मेरा काम मेरी टीम ने बढ़ा दिया है, यूं कहूं अगर मैं दूसरी तरीके से तो। ठीक सर, जो गोल्ड लोन वाली बात आपने की, वो मैं आपसे पूछना भी चाह रहा था, क्या ये थोड़ा सा जो आर्थिक तंगी है उसका भी निशाना, उसका भी निशान माना जा सकता है कि लोगों को परेशानी भी हो रही है जिस कारण गोल्ड लोन इतना ज्यादा हुआ?
नहीं, जरूरी नहीं है कि डिस्ट्रेस, इसको अब जो आप कह रहे हैं इसको डिस्ट्रेस लोन कहते हाँ। हैं, जरूरी नहीं है कि डिस्ट्रेस लोन है ये। क्योंकि कुछ लोगों ने दो तरीके के हैं इसमें विक्रांत। एक तो वो जी। लोग हैं जिन्होंने बहुत सस्ता लिया हुआ था गोल्ड, 30,000, 40,000, 50,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के रेट से अगर आपने लिया हुआ है, 50, 60, 70, तो किसी का पैसा दुगना किसी का तिगना हो गया। अगर आज भी मैं 1,40,000 और 42,000, 42,000, 43,000, 42,000 के आसपास वैल्यू है, के पैसे 3 गुने हो गए हैं। और स्वतंत्र शरद कोहली ऑफिशियल कहता है कि भाई इसको लॉन्ग टर्म के लिए रखिए। हाँ। तो लॉन्ग टर्म के लिए रखिए तो लोग इसको बेचते तो है नहीं फिर। तो हाँ। अगर बेचे नहीं तो भाई वैल्यू भी अनलॉक करनी है, तो आप जाके उसके अगेंस्ट गोल्ड लोन ले आते हैं। आसान होता है, फटाफट मिल जाता है, पेपर वर्क कम होता है। हाँ। और कुछ अच्छा, जिन लोगों ने महंगा लिया हुआ था, एक 70, 75, 80 लिया हुआ था, उनके ये पैसे कहीं और इस्तेमाल होने थे, वो फंस गए, हाँ। पैसे तो फंस गए। तो उनके लिए ये अब या तो घाटे पे बेच देते, हाँ। वो भी एडवाइजेबल नहीं है। तो मैं समझता हूँ अच्छी स्ट्रैटेजी है, आप जाके उसके अगेंस्ट लोन ले आइए। बाय द वे, जो लोग नहीं जानते उनके लिए मैं बता दूं कि आप गोल्ड, मान लीजिए 100 रुपए का गोल्ड लेके जा रहे हैं, तो आपको उसके बदले में 70, 75 रुपए से ज्यादा का लोन नहीं हाँ। मिलेगा। ठीक है। क्योंकि वो लोग, कुछ तो ज्वेलरी है तो उसमें से खोट वोट निकलता है, वो लोग प्योर गोल्ड वैल्यू लेते हैं। प्लस वो लोग मार्जिन रखते हैं, कल को गोल्ड प्राइस गिर गई। और आपने पता नहीं सुना है कि नहीं, मुझे तो, क्योंकि मैं कुछ गोल्ड लोन कंपनी बड़ी बड़ी है, नाम नहीं लूंगा, उनसे संपर्क में होता हूँ, उन्होंने, वो मुझे बताते हैं कि हम लोग कई दफे कस्टमर को कॉल करते हैं, हम्म। जैसे बहुत ज्यादा करेक्शन आ जाए, कि या तो आप पैसा जमा करा दीजिए आके, लोन रीपे कर दीजिए थोड़ा सा, या आप गोल्ड और लेके आ जाइए। हाँ। ये भी कहा जाता है उनको, या आप जो है कुछ अमाउंट रीपे कर दीजिए, उसको कम करिए अपने लोन को, जिससे हम मार्जिन लिमिट में आ जाए। तो इसलिए इसलिए गोल्ड लोन का 94% बढ़ना डिस्ट्रेस की तरफ इशारा नहीं है। आई थिंक पीपल आर गेटिंग मोर मेच्योर, और वो वैल्यू को अनलॉक करना चाहते हैं। कुछ लोग तो हमेशा ही मुसीबत में होते, गोल्ड लोन ये थोड़ा ना, अभी गोल्ड लोन तो कब से चलते आ रहे हैं, और मुसीबत के समय तो ये आप रखते ही हैं। दूसरा, आप ज्वेलरी को लूज नहीं करते, वैसी की वैसी बनी रहती है, उनके यहाँ छेड़ाखानी तो करी नहीं जाती है, आप जाके जब भी छुड़वाते हैं आप उसको छुड़वा लेते हैं। सर, मार्केट का थोड़ा बता दीजिए, अगला हफ्ता कैसा रहना चाहिए, क्योंकि इस हफ्ते में आखिरी के 2-3 दिन मार्केट थोड़ी गुलजार नजर आई और ये लगा कि क्या अब हम सही ट्रैक पर जा रहे हैं। मार्केट के लिए अगले हफ्ते बड़ा ट्रिगर है एक, विक्रांत, वो बुधवार को मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग के आउटकम निकल के आएंगे कि भारत में महंगाई के 4.38 के अभी जो लास्ट रिकॉर्डेड हमारे पास सीपीआई है, आरबीआई के पास तो और अपडेटेड भी होता है, तो क्या उसके बैकग्राउंड पर इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाए जाएंगे? क्या इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे? मुझे वैसे लगता नहीं है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, क्योंकि जीडीपी थोड़ी सी प्रेशर में आई है, इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं तो और प्रेशर में आएगी। पर आरबीआई गवर्नर की गाइडेंस नोट क्या कहती है, कमेंट्री क्या कहती है, कि आगे के लिए खतरे क्या बता रहे हैं, तो एक तो वो बड़ा ट्रिगर है। प्लस अभी रिजल्ट सीजन जारी है, कुछ कंपनीज के रिजल्ट्स वायदा बाजार में भी, यानी कि डेरिवेटिव मार्केट में भी कुछ कंपनीज के रिजल्ट्स आने हैं, कुछ कैश कैटेगरी में भी आने हैं। उनके रिजल्ट्स मिले जुले आ रहे हैं, मिले जुले से पॉजिटिव रिजल्ट, बहुत बुरे रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं। आई थिंक द रिजल्ट्स आर नॉट ऑल दैट बैड, इसी वजह से मार्केट गुलजार है। ये जो मार्केट में आपको देखने को मिला, ये अमेरिकन मार्केट से कुछ पॉजिटिव क्यूज लिए, कुछ भारत में 7.3% आईआईपी का आना मार्केट के लिए एक बहुत बड़ा फैक्टर था, हाँ। कि हमारी इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन 7.3 निकल के आई, जो कि पिछले काफी टाइम की हाई बन के आई है। तो ये बड़ी ही मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी, कंजम्पशन एक्टिविटी, और थोड़ी सी अच्छी खबर मानसून के उससे भी आई, कि मानसून जितने बुरे उम्मीद की जा रही थी अभी तक उतने बुरे नहीं। हालांकि आईएमडी की आज अगस्त और सितंबर के लिए बहुत अच्छी फोरकास्ट नहीं आई है, पर आप सच पूछें आईएमडी को, मैं आई मीन कोई इसको अन्यथा ना ले, मुझे थोड़ा आईएमडी के आंकड़ों पर ना यहाँ यकीन होता नहीं है। यहाँ पर किसान जो है वो आकाश देख के ज्यादा अच्छा बताता है बारिश आज होगी कि नहीं होगी। यहाँ कई दफे जो अनुमान आते हैं मौसम के, वो उल्टे पड़ जाते हैं, जब कहते हैं बारिश आएगी तो नहीं आती, जब नहीं आनी होती तो आ जाती है। तो इसलिए अभी उन्होंने तो जुलाई के लिए भी कमजोर बताया था, पर जुलाई का तो अच्छा हो गया, हाँ। और अगस्त सितंबर के लिए कमजोर बताया जा रहा है। तो अभी थोड़ा सा मानसून की प्रोग्रेस बुरी नहीं रही है। तो इन फैक्टर्स की वजह से, रिजल्ट्स की वजह से, अमेरिकन मार्केट्स में जो इंटरनेशनल क्यूज आए, वहां पर जो फेड ने रेट नहीं बढ़ाया, उसकी वजह से अमेरिकन मार्केट गुलजार थी, और यहाँ भी वो देखने को मिला, इन दो तीन वजह से। पर आई थिंक अभी अभी कुछ इसको हाँ। इसको बुल रन बिल्कुल नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जियोपॉलिटिकल टेंशंस जो है वो बहुत बड़ा विलन मार्केट में बनी हुई है, विक्रांत। सर, एक अंतिम सवाल और जानना चाहता हूँ आपसे। ये बहुत लोगों के जहन में है कि क्या निफ्टी 50 का जादू जो है वो खत्म हो गया है क्या? इसे किस तरीके से देखा जाए? नहीं,
निफ्टी 50 का जादू खत्म हो गया है? आप मेरे ख्याल आप इस लिहाज से पूछ रहे हैं कि क्या ये ऊपर नहीं जाएगी, इसी लिहाज से पूछ रहे हैं, या हाँ जी जी एज सर, एन इंडेक्स आप पूछ रहे हैं? उसी लिहाज से सर। हाँ, क्योंकि अब नहीं, ये वो तो जादू देखिए, जी। मार्केट का विक्रांत एक फेज है, हाँ और इसलिए जादू खत्म हो गया है नहीं कहना चाहिए, हाँ, क्योंकि ये जो परिस्थिति है, ये सामान्य परिस्थिति नहीं है। ये बिल्कुल लोगों को समझना होगा। युद्ध एक सामान्य परिस्थिति नहीं है, शांति का माहौल सामान्य परिस्थिति होती है। हाँ। ये कोई सामान्य परिस्थिति थोड़ी ना है। क्या आप जब से पैदा हुए, मुझे बताइए, क्या आप खाली युद्ध में ही रहे? ऐसा तो नहीं होगा, बीच लेकिन बीच अब में तो युद्ध सर ऐसा आए। लगता है कि हर जगह कहीं ना कहीं युद्ध चलता ही रहता है दुनिया में। हाँ, चलता ही रहता है, और शायद आगे चलता भी रहे। तो हाँ जब तक युद्ध, हो सकता है युद्ध न्यू नॉर्मल बन जाए। न्यू नॉर्मल का मतलब है कि भाई, जैसे रशिया यूक्रेन का युद्ध जब 2022 में फरवरी में शुरू हुआ था, तो 2 साल 3 साल बाद इट वाज मार्केट उसको देखता भी नहीं था। हाँ आज भी मेरे ख्याल रशिया यूक्रेन युद्ध को, अब ये पोलैंड वाली घटना घटी है, हाँ इसके अलावा युद्ध, मार्केट युद्ध को चलते रहो, युद्ध तो या तो मार्केट इम्यून हो जाए। हाँ पर ये जो युद्ध है, ये जो, क्योंकि ये फैल रहा है, हाँ, इसके लिए मार्केट को इम्यून होने में थोड़ी कठिनाई तो होगी। तो मुझे मार्केट्स यहाँ से अपना 2 कदम आगे होगी, 1 कदम फिर पीछे होगी, फिर 1 कदम पीछे होगी, 1 कदम आगे होगी। तो मार्केट्स का मुझे बहुत ज्यादा, आपकी बात में कुछ हद तक शायद मैं अग्री कर जाऊं कि जो बात पहले थी, वो हाँ, बात आगे देखने में वक्त लग सकता है। और मैंने तो, क्योंकि जो मैं आर्थिक और भू राजनीतिक आधार पर, विक्रांत, हाँ, जो मेरा एनालिसिस कहता है, बहुत ही बारीकी से हमने हिस्ट्री को पढ़कर, ट्रेंड्स को देखकर, जियो पॉलिटिक्स को देखकर, जो मेरा अनुमान है कि 2030 तक हम एक फुल फ्लेज्ड वर्ल्ड वॉर में चले जाएंगे। तो इस बात को देखते हुए तो शायद आप जो कह रहे हैं उसको इस तरीके से मैं नहीं कहूंगा कि निफ्टी का मैजिक खत्म हो चुका है, पर मैं ये कहूंगा कि मार्केट्स के लिए बहुत ही टफ टाइम आगे हो सकता है, और बीच बीच में अच्छे दौर भी आएंगे, ये नोट करके रखिएगा। बिल्कुल। पर पर मार्केट को मैं अच्छा जब कहता हूं, जब लंबे वक्त में वो ऊपर की तरफ, जैसे प्लेन टेक ऑफ करता है, हाँ, टेक ऑफ करती चली जाए, और ऊपर जब तक अपनी ऊंचाई हासिल नहीं करती रहे, वहां पहुंच जाए। वो थोड़ी सी कठिनाई इस बार मुझे दिख रही है कि क्या अगले 5 साल में मार्केट जो है, अब ये सारा डिपेंड करेगा युद्ध के ऊपर। अगर ये मेरी, मैं तो चाहूंगा मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से मेरी ये भविष्यवाणी गलत निकल रहा है, जो मैं कह रहा हूँ 2030 तक विश्व जो है, वर्ल्ड वॉर 3 के बीच में हम लोग होंगे। मैं चाहूंगा कि मेरी ये बात सरासर गलत निकल जाए। कभी आपको कोई ऐसा पैनलिस्ट नहीं मिलेगा हाँ। जो पहले बात बोल दे, फिर कहेगा कि भैया मैं चाहता हूं मेरी बात गलत हो जाए। तो बिल्कुल मैं उनमें से हूं जो कहता हूं कि मैं चाहूंगा कि मैं, मेरी बात गलत निकलनी चाहिए। पर आई विश कि मेरी बात सच हो जाए, वरना जो परिस्थितियां बन रही हैं वो तो बहुत भयावह है। बिल्कुल सर। और बीच बीच में जैसे पिछले हफ्ते एफआईआई आए, तो बीच बीच में इस तरह की खुशियां भी आती हैं। अब ये रेगुलर रहे तो बाजार में थोड़ी रौनक ज्यादा दिखाई दे। अभी अगर बाजार को एक लाइन में कहें तो कभी खुशी कभी गम वाला हाँ माहौल नजर आ रहा है। बिल्कुल। और अभी वही थोड़ा दिनों तक रहने की उम्मीद दिखाई दे रही है। बहुत बहुत शुक्रिया शरद सर, आप जुड़े चर्चा में जी, शामिल हुए, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।